हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 70 है। इससे पहले हम 69 से प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी जो सिविक्स से दे रहे हैं उनके लिए, और यूपी एचएससी या नेट जेआरएफ या कोई भी दूसरे एग्ज़ाम जहां पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उनके लिए ये टेस्ट सीरीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले कि हम टेस्ट सीरीज शुरू करें, अपने क्वेश्चंस को देखें, हम आपको बताना चाहेंगे कैपिटल स्टडी सर्कल अब दिल्ली के बाद लखनऊ में भी ऑफलाइन भी क्लासेस शुरू कर चुका है। ऑनलाइन तो हमारी चल ही रही क्लासेस। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आगे दिए हुए नंबर, फ़ोन नंबर पे या व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि डायआर्की या जो द्वैध शासन जिसको हम हिंदी में कहते हैं या दोहरी सरकार जिसको कहते हैं, तो डुअल गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस बाय विच एक्ट ऑफ गवर्नमेंट इन प्री इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इट मीन्स कि भारत की जो आज़ादी है उससे पहले जो द्वैध शासन कब लागू हुआ, किस अधिनियम के अंतर्गत शुरू हुआ। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो सही आंसर क्या होगा? भारतीय सरकार अधिनियम 1892, भारतीय सरकार अधिनियम 1909, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 और भारतीय सरकार अधिनियम 1935। तो द्वैध शासन हम सभी जानते हैं कि भारत में दो तरह की सरकार, एक तो केंद्र की सरकार और उसी समय प्रोविंसेस की अलग अलग सरकार जो थी, उस तरह से जिसमें दो सभाएं बनाई गई जिसमें अलग अलग जगह पे इसको कह सकते हैं कि एक तो डेमोक्रेटाइज करने के लिए कि एक सिर्फ जो गवर्नर है वो न डायरेक्टली रूल करे, प्रोविंसेस को भी कुछ ऑटोनॉमी दी गई, वहाँ भी कुछ रूल बना जा सकते हैं इन सब चीज़ों करने के लिए कि डेमोक्रेटिक दिखे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने आप को डेमोक्रेटिक दिखाने के लिए कौन सा अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन सा लाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप में से ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा, कोशिश कीजिए, नहीं तो इसका सही आंसर है 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें ही पहली बार भारत में द्वैध शासन या डुअल गवर्नमेंट या डायरकी का कॉन्सेप्ट आता है, जहाँ पे दो सभाएं बनाई जाती हैं जो पॉलिसी मेकिंग तो नहीं लेकिन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन और दूसरे काम हैं वो उस जैसे बजट का कितना हिस्सा कहाँ पे जाएगा, ये सब चीज़ों में भी उस वहाँ के जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनका से बन जाता था। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया? फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें डिबेटेबल हो सकता है, कह सकते हैं कि बहुत बार बेसिक आइडिया जो है, क्योंकि हमारा यहाँ अलग जगह से लिया गया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलग अलग जगह से लिया गया है और अलग अलग जगह के जो देश हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन से, और अलग अलग आइडिया भी है, मैं कह सकते हैं कि आइडियोलॉजिकली भी किसी एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी के बेस पे नहीं बना है। इसमें बहुत से सोशलिस्ट आइडिया भी है, गांधीयन आइडिया भी है, सोशल जस्टिस का भी आइडिया है, इस तरह के तमाम सारे आइडिया जो मिला के बना हुआ है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिराइव्ड, इसलिए अलग अलग विद्वानों का मत अलग अलग हो सकता है इसमें। इस क्वेश्चन को कि अगर देखें तो जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं या फिर जो अलग इंटेलेक्चुअल हैं या लीडर्स हैं उनका अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन अगर हम देखें कि भारतीय संविधान का दर्शन निम्न में से किससे लिया गया है, तो तमाम सारी जो चीज़ें हैं, जैसे हम देखें कि बेसिक प्रियम्बल में क्या क्या चीज़ें गई हैं, तो प्रियम्बल को हम मानते हैं कि गाइडलाइन है, यही फिलॉसफी को पोर्ट्रे करता है। तो इस तरह की चीज़ों में क्या क्या चीज़ें हैं, तो प्रियम्बल में हमारे बहुत सी चीज़ें जैसे कमिटमेंट टू फ्रीडम, ये बहुत ही इक्वलिटी का आइडिया या सोशल जस्टिस का आइडिया या इवन नेशनल यूनिटी का आइडिया जो है,
ये सारी चीज़ें जो है, सेकुलरिज्म का आइडिया, ये सारी चीज़ें जो बेसिक प्रिंसिपल है, अगर देखा जाए तो ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ पे कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ऑल दो जो स्ट्रक्चर है, हमने स्ट्रक्चर को देखें तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी कुछ चीज़ें हमने ली हैं, लेकिन जो फिलॉसफी है, फ्रीडम का आइडिया, इक्वलिटी का आइडिया, ये सब चीज़ें कह सकते हैं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। अमेरिका ने कहाँ से ली, ये कह सकते हैं कि फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से या फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये सब चीज़ें ली हैं, या लॉक के आइडिया से लिया है, लॉकियन आइडिया से अमेरिका में आया है। तो ये सब चीज़ें कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हम जब अपने देश का कहें, भारतीय संविधान की बात करेंगे, तो इसका बेसिक जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, वी हैव अडॉप्टेड फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेट्स मूव अहेड। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया है कि आपको मालूम होगा कि भारत का जो इलेक्टोरल सिस्टम है, भारतीय चुनाव पद्धति में निहित है कैसा, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ओनली, टेरिटोरियल फंक्शनल एंड प्रोपोर्शनल फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन ओनली, केवल प्रथम पास द पोस्ट पद्धति, केवल अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रादेशिक प्रकारात्मक अनुपातिक प्रतिनिधित्व, केवल प्रकारात्मक प्रतिनिधित्व। तो हमारे यहाँ जो है कि अगर देखें तो बेसिकली हमारा जो सिस्टम है इलेक्टोरल प्रोसेस का, उसमें आप देखेंगे कि जो मान लीजिए 1 वोट से भी आप अगर आगे हैं, जीतते हैं, मान लीजिए आपको 1 लाख वोट मिला और उस किसी को 1 वोट मिला, तो वो जीत जाएगा और ये वाला हार जाएगा। तो प्रोपोर्शनल जहाँ पे होता है, वहाँ पे तो हमने देखा है कि जिस पार्टी को जितने परसेंट वोट मिले, उसके उतने रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। टेरिटोरियल फंक्शनल कुछ हद तक कह सकते हैं कि हमारे यहाँ राज्यसभा में है, अलग अलग क्षेत्रों से लोग जाते हैं, लेकिन उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टली नहीं होता। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, फर्स्ट पास द पोस्ट, कि पहला जो है, जो सबसे अधिक वोट लाएगा, चाहे वो 10% ही वोट लाए, लेकिन वो बाकी लोग अगर 9% ला रहे हैं, वो 10% लाता है, तो भी उसको मान लिया जाएगा चुना हुआ, हमारे जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें। तो इसलिए फर्स्ट पास द पोस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो थर्ड के बाद हम देख लेते हैं फोर्थ। फोर्थ में क्या है, अथॉरिटी टू अलर्ट द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, अथॉरिटी टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट इन इंडिया रेस्ट विद होम। अब ये पूछ रहा है कि भारत में राज्यों की सीमाएं बदलने की शक्ति किसके पास होती है। ये हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं, आप सही आंसर बता सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। तो ऑब्वियसली जो है, स्टेट गवर्नमेंट अगर बदलेगी तो हर स्टेट चाहेगा कि अपनी टेरिटरी बढ़ा ले, तो वो तो नहीं बदल सकते। प्राइम मिनिस्टर अपने आप में डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकता अनटिल कि उसको पार्लियामेंट में उसका मेजॉरिटी ना हो। अब ये पार्लियामेंट का मतलब क्या है, पार्लियामेंट का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो लोकसभा में मेजॉरिटी से प्राइम मिनिस्टर तो बन सकता है, लेकिन पार्लियामेंट नहीं बन सकता। तो राज्यसभा में भी मेजॉरिटी चाहिए, और राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा जो है वो करता है स्टेट्स को। तो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन और फाइनली प्रेसिडेंट को उस पर एग्री करना होता है। तो पार्लियामेंट ही जो है यहाँ पे वो कह सकता है। अगर यहाँ पे स्पेसिफिक राज्यसभा लिखा होता तो राज्यसभा इसका करेक्ट आंसर होता। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बी, पार्लियामेंट। आगे बढ़ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 देख के बाद 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गेव वर्डिक्ट दैट द प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले कि प्रीएम्बल जो है ये बेसिक फिलॉसफी है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जस्टिसेबल नहीं है,
और फिर अलग से भी फिर बात आती है कि प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक जो आइडिया है, इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंट्रोडक्शन है या सिर्फ फिलॉसफी है, ये पार्ट है। उसमें जो चीज़ें लिखी गई है, चाहे इक्वलिटी के सेंस में लिखी गई हो, जस्टिस के सेंस में लिखी गई हो, सेकुलरिज्म, इंटीग्रिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं, सोशलिस्ट, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है हमारे। तो अब ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस केस में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के को भारतीय संविधान का हिस्सा माना गया, कि प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल जो है, वो भारतीय संविधान का हिस्सा है। ये कौन सा जो वर्डिक्ट था, और उसके बाद अगर देखें तो ये इसमें ये बहुत बड़ा डिबेटेबल इशू रहा है, और इसमें काफ़ी सालों तक चर्निंग चलती रही सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और फाइनली ये माना गया, केशवानंद भारती के जो केस था डी, उसमें ये एक्सेप्ट किया गया कि प्रियम्बल इज़ द बेसिक पार्ट ऑफ द, और ये पार्ट ही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का है। प्रियम्बल अलग से नहीं है कि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए या सजावने के लिए, ऐसा नहीं है। प्रियम्बल में भी जो चीज़ें लिखी गई, हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो चीज़ लिखी गई, वो भी हमारा जो है पार्ट है। और तो यहाँ पे ये सही आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें, इन इंडिया द राइट टू एजुकेशन इज़ नाउ, क्योंकि ये अपडेट हो गया है। पहले क्या था राइट टू एजुकेशन? राइट टू एजुकेशन हमारे यहाँ पहले एक कह सकते हैं कि राइट तो था, लीगल राइट कह सकते हैं कि भाई किसी को रोका नहीं जा सकता पढ़ने से, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं था कि स्टेट को प्रोवाइड करना ही पड़ेगा एजुकेशन। जो एजुकेशन था वो डीपीएसपी का पार्ट था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, की स्टेट को करना तो चाहिए, लेकिन अगर नहीं कर पा रहा है तो उसको कोर्ट में, या जस्टिसेबल नहीं था कि इसको किसी सरकार को पनिश किया जाएगा या कोर्ट में कोई जा सकता। लेकिन जो हमारा 86th अमेंडमेंट था वो 2002 में, 86th अमेंडमेंट 2002 का, उसको क्या कर दिया गया है, नाउ इट हैज़ बिकम द फंडामेंटल राइट, कि 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो स्टेट की जिम्मेदारी है उनको पढ़ाना। अगर नहीं पढ़ाते हैं स्टेट, तो वो बच्चे या उनके पेरेंट्स कोई भी कोर्ट में जा सकता है, और कोर्ट उन स्टेट को गाइड कर सकती है कि उन बच्चों का कहीं भी एडमिशन करा के उनको पढ़ाया जाए। और इसी तरह से इसको फंडामेंटल ड्यूटी में भी जोड़ दिया गया है बाद में, कि जो पेरेंट्स हैं उनकी ये ड्यूटी है कि वो बच्चों को स्कूल भेजें और पढ़ाएं। 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को कम से कम, बाकी बड़े बच्चों तो अपने से पढ़ेंगे, वो अभी भी फंडामेंटल राइट की तरह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जुडिशियल रिव्यू जो है वो कैसे है, क्या किस तरह का माना जाता है? भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायिक पुनर्वलोकन निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। कौन सा? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, आर्बिट्रेशन और नेचुरल जस्टिस। कानून की उचित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और विवाचन और नैसर्गिक न्याय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमारे यहाँ जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है वो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, कि कहीं लॉ को बनाते समय जो प्रोसीजर है उसको तो वायलेट नहीं किया गया है, तभी हम जुडिशियल रिव्यू में जा सकते हैं। अदरवाइज़, जैसे अगर हम इसका उल्टा कर लें, यूएस में चले जाएं, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की उसकी मंशा भी क्या है, प्रोसीजर तो ठीक है लेकिन उसकी मंशा क्या है वो देखा जाता है, वहाँ पे उसको भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि अगर वो टेक्निकली सही ढंग से पास हुआ है तो फिर उसको हम गलत नहीं कर सकते, हमारा जुडिशियल रिव्यू उसको नहीं। तो बेसिक ये आइडिया है कि जुडिशियल रिव्यू का
कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया उसको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दे दिया, ऑर्डिनेंस बना दिया, अब वो चलता रहे। तो ऑर्डिनेंस को फिर से पास कराना पड़ेगा, और उस प्रोसेस में अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो फिर, और वो संविधान को कहीं से वायलेट नहीं कर रहा है, तो फिर वो पास माना जाएगा, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तो बेसिक आइडिया है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से या प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? द गवर्नर डज नॉट अपॉइंट द, अब ये पूछ रहा है कि गवर्नर किसको अपॉइंट नहीं करता है। तो क्वेश्चन 8 में क्या है कि सिंपल सी बात है, राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता। ये ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा, इसमें कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। जजेस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो गवर्नर जो है अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को, बिल्कुल। एडवोकेट जनरल भी गवर्नमेंट जो होती है उसके रिकमेंडेशन पे करते हैं। चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये भी करते हैं। हाई कोर्ट का जज जो है वो गवर्नर नहीं अपॉइंट करता है, ये कॉलेजियम सिस्टम से बनाया जाता है। तो ए जो है वो गलत है, बाकी सभी जो है, और इसमें क्योंकि नॉट पूछा है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, 8 का ए। आगे बढ़ जाते हैं, 9th देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? द पंचायती राज इज इंक्लूडेड इन द, पंचायती राज किस में सम्मिलित है? अब ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत सिंपल है, लेकिन इसको आपको मालूम होना चाहिए। पंचायती राज का जो है यूनियन लिस्ट में है, कंकरेंट लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में है, रेसिड्यूरी लिस्ट में है। तो केंद्रीय सूची में है, समवर्ती सूची में, राज्य सूची में, अवशिष्ट सूची में। तो पंचायती राज जो होता है, अगर आप देखेंगे तो पंचायत इलेक्शन या म्यूनसिपल इलेक्शन कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। और स्टेट इलेक्शन कमीशन कब कराता है? जब जो स्टेट होता है वहाँ की गवर्नमेंट वो बोलती है, वो कभी भी करा सकती है, वो रोक सकती है, डिले कर सकती है, ऐसा कुछ वहाँ पे बहुत क्लियर नहीं होता। कई बार पंचायत के इलेक्शन जल्दी करा लिए जाते हैं, देर में भी कराए जाते हैं, तो स्टेट के ऊपर। तो राज्य की सूची में होगा तभी तो स्टेट कराता है। तो ये सिंपल सी बात है। या देखेंगे आप कि कई बार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन डिले कर दिए गए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर वो स्टेट की लिस्ट में नहीं होता तो कैसे कर सकते हैं? अगर सेंटर की तरफ से होता है तो, क्योंकि स्टेट का इलेक्शन जो है वो सेंटर की लिस्ट में, तो स्टेट के इलेक्शन तो डिले नहीं हो सकता कि स्टेट गवर्नमेंट चाहती है तो कहते हैं 2 साल बाद कराते हैं, 1 साल रोक देते हैं, ऐसा नहीं होता। तो ये स्टेट लिस्ट में है। सिंपल सा लॉजिक आप लगा सकते हैं। राज्य सूची का पार्ट है पंचायती राज, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम देखें कि कब ये शुरू होता है तो इससे बहुत से क्वेश्चन और बन सकते हैं। 73rd अमेंडमेंट में पंचायती राज जोड़ा गया। 74th में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो अर्बन जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको जोड़ा गया। अब ये कब हुआ था? 1992 में ये दोनों अमेंडमेंट हुए। इसके अलावा किस पार्ट में हुआ? तो आप देखेंगे पार्ट 9, जिसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का आइडिया आया था। तो और स्टेट की किस स्टेट लिस्ट में कहाँ से आता है? क्योंकि ये 7th शेड्यूल में दिया हुआ है कि पंचायती राज 7th शेड्यूल में दिया हुआ है कि स्टेट लिस्ट में होगा। आगे बढ़ते हैं, 9th के बाद 10th देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? द राज्यसभा हैज़ एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन इन, कि राज्यसभा का जो है किस विषय पर राज्यसभा को विशिष्ट शक्ति, एकाधिकार प्राप्त है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी इस तरह के इसी से रिलेटेड क्वेश्चन की। अप्रूविंग अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, कि आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति के लिए। द क्रिएशन ऑफ एबोलिशन ऑफ स्टेट, राज्यों के निर्माण और विघटन के लिए। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, और उसके अलावा राज्य सूची के किसी विषय पर कानून निर्माण के लिए संसद को अधिकृत करना। तो अगर देखेंगे तो इमरजेंसी तो पार्लियामेंट का है, तो सिर्फ राज्यसभा से नहीं है। या कह सकते हैं कि क्रिएशन ऑफ एबोलिशन ऑफ स्टेट ये भी पार्लियामेंट करता है।
तो लोकसभा राज्यसभा दोनों करेगा। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इसमें भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। अथोराइज पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट, कि स्टेट लिस्ट में अगर कोई सब्जेक्ट है उसको पार्लियामेंट को अथोराइज कर दें कि इस पे बनाना है आपको कानून, क्योंकि स्टेट हम नहीं बना पा रहे हैं तो वो कर सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, कि राज्य सूची के किसी विषय पर कानून निर्माण के लिए संसद को अधिकृत करना, ये जो है ये राज्यसभा का स्पेसिफिक या एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है, कि अगर राज्यसभा चाहे तो ऐसा कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तो 11th क्वेश्चन क्या है कि इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिव द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो हम अभी बात कर चुके थे कि किस में बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई थी, या किस में प्रियम्बल को बोला गया था कि ये बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो इसमें सही आंसर तो हो जाएगा केशवानंद भारती वर्सेस जो केरल राज्य। तो ये कब हुआ था कि अगर हम देखें तो 1973 में ये वर्डिक्ट आया था केशवानंद भारती केस का, जो केरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में था। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था, और लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन नहीं किया था कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, और बोला था कि हम समय समय पे बताते रहेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट भी उसको चेंज नहीं कर सकती, ये बोला गया था। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन जो है, व्हाट डज आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ। ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात भी की थी। तो 86 जो अमेंडमेंट हुआ, अभी किस चीज़ के बारे में बात की थी? 86 अमेंडमेंट, और उसमें जो है 21A की बात हुई थी, जो 2002 में हमारा अमेंडमेंट हुआ था। उसमें क्या हुआ था? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स। ये बात हमने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, इसलिए इसका सही आंसर यही है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा 21 का में जोड़ दिया गया था। कि ये इससे पहले कहाँ पे था? TPSP में था। तो जब 21 में आ गया तो ये फंडामेंटल राइट बन गया था, बन गया है, अभी भी है फंडामेंटल राइट। तो इसका सही आंसर ये हो गया। बाकी भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो किस में होता? 19 में होता, कहीं जुड़ता तो वहाँ पे हो जाता। जीवन जो है, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, सिंपल सा है, ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर देख लेते हैं। Who has the sole authority to decide whether a bill is a money bill? कि ये पूछ रहा है कि निम्न में से किसी भी बिल को धन बिल मानने का एकमात्र अंतिम अधिकार किसको है? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये सबको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो आप 1 मिनट के अंदर इसको याद रखेंगे। तो लोकसभा के स्पीकर का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं है। तो अध्यक्ष लोकसभा जो है वो डिसाइड करता है कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, और उसके ऊपर कोई ये नहीं कह सकता कि उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। ये इसका डिस्क्रिशनरी पावर है कि चाहे तो किसी को बिल को भी मान ले, कुछ क्राइटेरिया बताए गए हैं कि ऐसा ऐसा होगा तो वो हो जाएगा, लेकिन वो फाइनली अथॉरिटी जो है, जो लोकसभा स्पीकर है, उसी के पास होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 14 नंबर। हु इज़ नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ज़रूर आपको मालूम होना चाहिए कि किसे भारत के प्रथम न्याय अधिकारी के रूप में जाना जाता है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, चेयरमैन, ह्यूमन राइट कमीशन। भारत के महान्यायवादी को, महाधिवक्ता को,
अध्यक्ष बार काउंसिल या अध्यक्ष मानव अधिकार आयोग। तो इसका ज़्यादातर लोग इसका सही आंसर जानते हैं, ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ये जो होते हैं भारत के महान न्यायवादी, ये किसी भी जो है हाउस में बैठ सकते हैं, वहाँ की प्रोसीजर है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक्सेप्ट जो वोटिंग का पैटर्न आएगा, वोटिंग जब होगी वहाँ पे वोट नहीं कर सकते। इसके अलावा वो दोनों हाउसेस में बैठ सकते हैं। इसके अलावा वो पहले जो है न्यायवादी हैं या प्रथम न्याय अधिकारी माने जाते हैं, और इनको हेल्प करने के लिए एडवोकेट जनरल होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ए, भारत के महान्यायवादी प्रथम न्याय अधिकारी है। और गवर्नमेंट इनको अपने अपने आप को एडवोकेट करने के लिए, गवर्नमेंट का पक्ष रखने के लिए रखती है कि कोर्ट में अगर कोर्ट गवर्नमेंट से कुछ पूछती है या कई बार कोई और भी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस होता है तो वहाँ पे वो गवर्नमेंट का पक्ष रखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन का जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, पुराना है, लेकिन फिर भी कई बार पूछा जाता है अलग अलग तरीके से कि सर्वोच्च न्यायालय का इंदिरा साहनी बनाम संघ सरकार निर्णय किससे संबंधित है? रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी, रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, रिजर्वेशन ऑफ माइनॉरिटीज, रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब। अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण, अनुसूचित जाति के आरक्षण, अल्पसंख्यकों के आरक्षण, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये केस कब का है? ये केस है 1992 में। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि अगर आपको बेसिक आइडिया हो कि 1992 में क्या हुआ था। 1992 से पहले जो हुआ था कि 91 में तमाम सारे बवाल हुए, या कह सकते हैं 90s में जो शुरुआत एंड 89 था उस समय ओबीसी रिजर्वेशन आया था। उसके बाद वो कोर्ट में केस गया, उससे रिलेटेड कोर्ट का वर्डिक्ट था। तो ओबीसी रिजर्वेशन को लेके ये केस है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अन्य पिछड़ा वर्ग को, बाकी चीज़ों को, अगर अनुसूचित जाति का आरक्षण है ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल में पहले से ही मेंशन है तो उसमें कोई डिबेट नहीं है। अल्पसंख्यकों का आरक्षण, इसको कोर्ट ने कई बार नकार दिया है। अनुसूचित जनजाति, इनका पहले से ही है। तो ये बेसिकली जो था 1992 का केस है इंदिरा साहनी, और उसमें वर्डिक्ट आया था रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 16 नंबर। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन 8th शेड्यूल? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? ये तो ज़्यादातर लोगों को, जो हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी जब पढ़ना शुरू करते हैं तो बेसिकली ये क्वेश्चन आ ही जाता है कि 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस हैं। तो सभी को मालूम है कि इसमें जो है क्या 18 है, 20 है, 19 है, 22 है, 18, 20, 19, 22, सभी को मालूम है कि 22 हैं। और इसमें कुछ रिलेटेड जो क्वेश्चन है कि इसमें किस पार्ट में है, तो पार्ट क्या हो जाएगा, ये 17 पार्ट है। इसके अलावा जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस किस आर्टिकल्स में डिस्कस किए गए हैं, 343 से लेके 351 तक। तो ये 8th शेड्यूल के लैंग्वेजेस हैं। 22 लैंग्वेजेस ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट ने या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है 22 हो गए। इसमें अगर हम पढ़ें तो बेसिक जो है असमीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी। जो इससे पहले अगर देखें तो अभी 22 हैं, इनिशियली कितने थे, 14 थे। सिंधी लैंग्वेज जो है 21st अमेंडमेंट के 1967 में ऐड कर ली गई थी। कोंकणी, मणिपुरी जो है और नेपाली, ये
फर्स्ट अमेंडमेंट जो 1992 में हुआ उस समय इसको अडॉप्ट किया गया। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जो है वो 92nd अमेंडमेंट जो 2003 में। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ जाता है कि लास्ट जो कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई ऑफिशियल लैंग्वेज में, तो इसमें है कि बोडो, डोगरी और मैथिली, संथाली। तो ये सारे लैंग्वेजेस को 92nd अमेंडमेंट एक्ट जो है 2003 में इन्फोर्स किया गया, इसमें ऐड किया गया और 2004 में फाइनली ये ऐड हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 के बाद 17 हमारा 17th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया contain provision for the disqualification of legislator on the ground of defection? ये अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आप देखेंगे तो ये कौन सा जो है शेड्यूल डिफेक्शन या कहते हैं भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में विधायकों के दल बदल के आधार पर सदस्यता भंग करने की व्यवस्था है। अब ये एक अलग, आप जानते हैं कि हमारे जो संविधान में या हमारे देश में विप जारी होती है और विप के अगेंस्ट में अगर किसी ने काम किया तो भी दल बदल माना जाएगा, उसमें भी सदस्यता चली जाती है। इसके अलावा कोई जीतने के बाद जिस पार्टी के सिंबल से आप जीत के आए हैं वो अचानक अगर आप चेंज कर देते हैं तो पार्टी, तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। और ये इसलिए था कि रोका जा सके, खरीद फरोख्त रोकी जा सके। और इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। 1985 में ये आता है और इसको रोकने के लिए कि कई बार लोगों ने पैसा लेके जो है और 52nd अमेंडमेंट के थ्रू रोका गया, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि लोग जीत के किसी पार्टी से आ रहे थे और चले जाते किसी पार्टी में जिस पार्टी की ज़्यादा मेजॉरिटी है या जिसकी सरकार बनने वाली है उसमें चले जाते। तो इस तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया 52nd अमेंडमेंट में 1985 में, और वहाँ से रोकने के लिए। और लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है कि किस शेड्यूल में है, तो 10th में है, 11th में है, 9th में है और 12th में है। तो 10वीं अनुसूची, 11वीं, 9वीं या 12वीं, तो सही आंसर क्या है? 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल में है। तो 52nd अमेंडमेंट के थ्रू 1985 में ये किया गया। आगे बढ़ते हैं। 18th नंबर क्वेश्चन है। 18th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड दैट शॉल नॉट बी intervene between last sitting in one session and the date appointed for the first sitting in the next session for each house of the parliament? ये कह रहा है संसद के प्रत्येक सदन में एक सत्र की अंतिम बैठक की तारीख से अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है। ये सभी को मालूम होगा कि कम से अधिक जो होता है 6 मंथ ही हो सकता है। 3 मंथ नहीं है, 9 मंथ नहीं है, 180 डेज नहीं है, 6 मंथ 2 सीटिंग के बीच में हो सकता है। और भारत में अगर हम देखें तो इसीलिए 3 सेशन होते हैं, विंटर सेशन, मानसून सेशन और बजट सेशन। तो 3 में होता है कि 3 रखने पे किसी भी सूरत में 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होता। तो सही आंसर 6 मंथ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 18 के बाद 19 देख लेते हैं और ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन के बाद हम एक क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। तो अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस हैज़ बीन डिस्क्राइब। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि ये सिंपली पूछा। अभी तक हमने सारे अमेंडमेंट के बारे में पूछा, बात की। अब ये कह रहा है कि अमेंडमेंट ही किस आर्टिकल में है, कि कई अमेंडमेंट की बात हमने कर ली, 73rd 74th, अभी हमने 86 भी बात कर ली। तो ये सारे जो या 52nd अभी हमने बात की कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए। तो ये जो अमेंडमेंट का भी आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया हुआ है कि जब कभी लगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए हुए आर्टिकल सफिशिएंट नहीं हैं या टाइम के साथ वो बदल गए हैं, चीज़ें प्रॉब्लम बदल गई हैं, तो उनको चेंज किया सकता है। तो ये कौन से आर्टिकल में
दिया हुआ है। तो आर्टिकल यहाँ पे है 361, 364, 368, 370, 360, 361, 364, 368 और 370। तो सही आंसर क्या है? ये है आर्टिकल 368। 368। अब इसको अगर हम पार्ट में पूछ लें तो पार्ट जो है 20th, 20वां पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का 20वें पार्ट में 368 नंबर कॉन्स्टिट्यूशन का जो है आर्टिकल, उसमें ये दी हुई है कि भारत के संविधान में जब कभी लगे पार्लियामेंट को, तो जो है पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि उसको अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से जो स्पेशल मेजॉरिटी होता है उसके थ्रू चेंज की जा सकती है 368 के आर्टिकल के थ्रू। तो सही आंसर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं 19 के बाद लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन के बाद हमने जैसा बताया कि वो क्विक रिवीजन हम करेंगे जिससे कि हम याद रख सकें जो चीज़ हमने पिछले टेस्ट सीरीज में पढ़ी हैं या इससे पहले हमने जब कभी डिस्कस किया है। तो याद रहना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी याद रखना है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा है, मेहनत की है, लेकिन आपको एग्ज़ाम हॉल में वहाँ पे याद नहीं है चीज़ें, तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। तो 20th क्वेश्चन, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव हेतु चुनाव मंडल में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं, कौन है? ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ऑल मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नन ऑफ द। संसद के सभी सदस्य, राज्य विधानमंडलों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य एवं राज्य विधानमंडलों के चुने हुए सदस्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, आपको मालूम भी होगा। संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य, जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो सिंपल है, इसका सही आंसर क्या हो गया? सी। तो अब यहाँ पे अपना आज का टेस्ट सीरीज़ ख़त्म करते हैं, और हमने जैसा बताया कि कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे, और हमने सबसे ज़रूरी चीज़ जो है उस पर आ जाते हैं कि हम पिछले जो हमारे टेस्ट सीरीज़ में जो क्वेश्चंस हमने देखे हैं या डिस्कस किए हैं, बेसिक आइडिया, उनको देख लेते हैं कि क्योंकि ज़रूरी है। एक तो सबसे ज़रूरी चीज़ हमने बताई है कि हिंदी इंग्लिश में दोनों में देखिए, इससे कई क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। और इसके अलावा हमने बताया जो कि याद रखना ज़रूरी है, जो भी आपने पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है, जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उसको याद भी रखना ज़रूरी है। तो हमने बात की थी कि उनका जो एरिस्टोटल का सोशल स्ट्रक्चर है उसमें किसको मिडिल क्लास बोलते हैं, वो तो मिडिल क्लास की बात करते हैं। इसके अलावा जो डिग्रेडेशन ऑफ इटली के लिए मैकियावेली किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, किसको ब्लेम करते हैं, ये चर्च को करते हैं। हेगल का आइडिया जो है, जो क्या था कि थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस में फैमिली को थीसिस मानते हैं, बुर्जुआ सोसाइटी को एंटीथीसिस और स्टेट को सिंथेसिस। इसके अलावा रैशनल इज़ रियल और रियल इज़ रैशनल, ये भी हेगल कहते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन और नॉट ऑब्स्टिकल, की जो द्वंद्व है या मतभेद जो हैं वो रुकावट नहीं है, वो अच्छी चीज़ है उनके हिसाब से। इसके अलावा रॉल्स का आइडिया था थ्योरी ऑफ जस्टिस को लेके कि क्या है थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो सभी को मालूम है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते हैं। और इसके अलावा हमने माओ के ऊपर भी बात की थी कि माओ ने कौन सा स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो स्टेटमेंट थे पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ बैरल ऑफ गन, की जो पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक सत्ता जो है बंदूक की नली से निकलती है, ये सही था उनका भी। या 3 years ऑफ हार्ड वर्क जो है कि 10,000 ईयर ऑफ हैप्पीनेस, का मतलब 3 साल का कठिन परिश्रम आपको 10,000 साल के सुख देगा। इसके अलावा रेवोल्यूशन इज़ नॉट अ डिनर पार्टी, ये भी कहते हैं कि जो क्रांति हो कोई रात्रि भोज नहीं है कि जब भी चाहे कर ले।
लेकिन इस उसी समय यहाँ पे इनका एक स्टेटमेंट जो दिया हुआ था, एटम बम इज़ रियल टाइगर, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बोला था। तो ये माओ से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसके अलावा देखें तो जो आइडिया था कि यूटोपियन सोशलिस्ट, जो अर्ली सोशलिस्ट थे उनको यूटोपियन सोशलिस्ट कौन कहता है, तो कार्ल मार्क्स कहते हैं। या बिहेवियरिज्म और बिहेवियरिज्म के डिफरेंस के बारे में भी बात हुई थी, और इस तरह के क्वेश्चन हमने देखे थे। इसके अलावा हाँ, जो प्लेटो का जो वर्च्यूज़ जो थे, गुणों का जो सीक्वेंस था वो पूछा गया था, विजडम, करेज, टेम्परेंस, इनके बारे में, जस्टिस। इसके अलावा जो आइडिया था कि सावरकर किस आइडिया से इत्तेफाक रखते हैं, तो हिंदुआइज ऑल पॉलिटिकल एंड मिलिटराइज हिंदुइज्म, ये आइडिया था। एम एन रॉय जो थे उनका आइडिया क्या था, जयप्रकाश नारायण का आइडिया लोटस एंड डैगर का था, और अरविंदो घोष, एम एन रॉय कन्विक्टेड इन कानपुर कॉन्स्पिरेसी, और अरविंदो राय का था बुक अ प्ली ऑफ फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। ये सारे आइडिया थे। इसके अलावा कुछ और चीज़ें थी जिसमें मैकेनिस्टिक थ्योरी किसको बोला गया था, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को। और तो यहाँ पे ही बात ख़त्म करते हैं अपने। पिछले हमने कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो, या अवाडी कॉन्फ्रेंस जो था वो कहाँ पे हुआ था, अवाडी में, उसमें क्या चीज़ आइडिया कांग्रेस ने क्या अडॉप्ट किया था कि सोशलिस्ट पैटर्न होगा हमारा। और तो यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करते हैं। आपको अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 6001203135 पे। व्हाट्सएप हमारा 6001939975। वेबसाइट है www.capitalstudycircle.com। और फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो कैपिटल स्टडी सर्कल्स पे जुड़ सकते हैं। ईमेल है, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं या ऐसे कोई जानकारी चाहते हैं या रिसर्च में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं thecapitalstudy20@gmail.com। थैंक यू वेरी मच। फिर कल हम आएंगे एक नए टेस्ट सीरीज़ के साथ। थैंक यू वेरी मच।